हम लोगों ने सीखा था कोशिका, कि भाई कोशिका होता क्या है, पर अब कोशिका के अंदर हम लोग चलेंगे और कोशिका के अंदर एक एक चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि आपको मालूम है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप खोजा जा चुका है और उसके ज़रिए हम कोशिका के अंदर किसी भी पार्ट को देख सकते हैं। तो देखने के बाद हमें पता चला कि भाई कोशिका के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उन सारी चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास किए, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने प्रयास किया कि भाई ये काम कैसे करता होगा, इसके अंदर क्या क्या है, कोशिका के अंदर ये कितने छोटे से चीज़ के अंदर। तो उस सब चीज़ों के बारे में अब हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। बट उन सभी चीज़ों का नाम दे दिया गया है कोशिकांग। कोशिका और अंग को जोड़ेंगे तो संधि हो जाएगा उसका, जैसे संधि भी छेद करोगे तो कोशिका जोड़ अंग होगा और उसको मिलाओगे तो बन जाएगा कोशिकांग, मतलब ऑर्गेनेल्स, मतलब कि जो कोशिका का अंग होता है जो अंदर पाया जाता है वो सारे के सारे कोशिकांग कहलाएंगे। आपसे कोई पूछे कि कोशिकांग किसे कहते हैं, तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी अंगों को कोशिकांग कहते हैं। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कोशिका का निर्माण जिन जिन अंगों से बना होता है, मतलब है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। अब देखिए कोशिकांग को समझने के लिए सबसे पहले आप आ जाइए कोशिका का फिगर देखिए भाई, ये रहा आपका कोशिका। कोशिका के अंदर जाने से पहले आप इस कोशिका के ऊपर जो आप लेयर देख रहे हो थोड़ा थोड़ा वाइट टाइप का, है ना, ये जो लेयर देख रहे हो ना, जैसे कि एक बैलून फुलाते हैं ना, बैलून फूलने के बाद ऐसे फूल सा जाता है और थोड़ा सा भी कहीं थोड़ा सा मार दो मतलब तो फट जाता है, लाइक वैसा ही है। तो ये जो लेयर आप देख पा रहे हो ये दो चीज़ों से बना होता है, एक का नाम है प्रोटीन, दूसरे का नाम है लिपिड। भाई लिपिड क्या होता है, जो चिपचिपा चीज़ होता है ना, चिपचिपा, उसे हम लिपिड बोलते हैं। तो कोई भी चिपचिपा चीज़ हो, जैसे आप हाथ से छुओ ऐसे करो तो ऐसे बन जाए थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का लिक्विड, ऐसा कोई लिक्विड हो उसे आप लिपिड बोल सकते हो। प्रोटीन भी बोल सकते हो, प्रोटीन चिकना चीज़। तो कहने का मतलब है कि चिकनापन काफ़ी मुलायम भी होता है। ये वाला पूरा जो लेयर होता है ना, उस लेयर को देखा जाए तो ये मतलब थोड़ा थोड़ा दिखता भी है ना। तो इस पूरे लेयर को, जो कि ऐसा लग रहा था कि पतला एक लेयर है, इसके अंदर कुछ कुछ हल्का हल्का दिख रहा, मतलब आपको धुंधला धुंधला जैसा दिखाई दे रहा हो, पतला सा एक लेयर हो, तो इसको हम लोग झिल्ली बोलेंगे। और किस तरह का झिल्ली बोलेंगे, कोशिका झिल्ली। मतलब ये कोशिका का क्या है, झिल्ली है, पतला सा लेयर होता है और किस चीज़ से बना होता है, प्रोटीन और लिपिड से। सो मैं आपसे बोलूं कि भाई कोशिका झिल्ली क्या होता है, तो कोशिका झिल्ली किसको कहेंगे, तो जो कोशिका होती है ना, अभी समझो, कोशिका भाई दो चीज़ों में पाया जाता है, एक जंतु में और एक पादप में। भाई पादप क्या होता है, तो पेड़ पौधे जो होते हैं जहाँ पे एक जगह खड़े रहते हैं, वो तो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, फिर भी उनमें भी प्राण होता है, वो भी जिंदा होते हैं। हम लोग भी जिंदा हैं, पर दोनों में फ़र्क क्या है, हम लोग चल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे क्या है, एक ही जगह रहते हैं, जहाँ है वहीं पे, वो तो चल नहीं सकते। तो उनमें जो कोशिका पाया गया उनका नाम कह दिया गया पादप कोशिका। पादप मतलब पौधों, पेड़ पौधों में पाई जाने वाली कोशिका को क्या कहेंगे, पादप कोशिका। और जो हम लोगों में पाया जाएगा या जानवरों में पाया जाएगा उसका नाम जंतु कोशिका होगा, जंतु कोशिका। और कोशिका का, जंतु कोशिका की सबसे पहली जो परत होती है, पहला जो लेयर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। अब आपसे पूछा जाए भाई कोशिका झिल्ली क्या है, तो आपको सीधे सीधे बोल देना है कि कोशिका का सबसे पहला परत। लेकिन कौन सी कोशिका भाई, जंतु का, क्योंकि पादप में ऐसा नहीं होता। पादप कोशिका कुछ अलग होता है, थोड़ा सा अलग होता है, मैं बताऊंगा वो क्यों अलग होता है। बट मैं अभी समझ रहा हूँ कि भाई जंतु कोशिका में क्या, तो जंतु कोशिका में सबसे पहला लेयर जो होता है वो कोशिका झिल्ली होता है, पतला होता है और खूब लचीला होता है, मुलायम होता है, ठीक है। जब आप डॉक्टर बनने को होंगे, डॉक्टर की तैयारी करेंगे, तो आपको झिल्ली जब देखने को मिलेगा तो खूब मज़ा आएगा, है ना।
आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको समझ में आएगा सब कि कुंदन सर ने क्या बताया था, सब में सब वही चीज़ हो रहा है रियल में। तो अभी जो हम बता रहे हैं किताबी बात नहीं बता रहे, रियलिटी यही है। आप इसको एक्सपेरिमेंटली देखोगे तो आपको लगेगा खूब लचीला भी होता है। तो पहली परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं और कोशिका झिल्ली से संबंधित महत्वपूर्ण बात समझना है हमको, तथ्य कोशिका झिल्ली की क्या क्या खासियत होती है। कोई पूछ दिया भाई कोशिका झिल्ली के गुणों को बताओ, विशेषताओं को बताओ, इन सब चीज़ों को बताना हो तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य होती है। अर्ध मतलब आधा, पार्य मतलब जाने आना जाना, अगम्य मतलब जाना ही आना गना होता है, पारगम्य मतलब आर पार जाना आना। समझ में आया? मतलब ये ना एक ऐसा झिल्ली है ना कि ये तो जिंदा तो है ही, लेकिन साथे साथे गार्ड का भी नौकरी कर रहा है। कैसा गार्ड का नौकरी कर रहा है? जैसे यूँ समझ लो कि आप अगर किसी जगह पर गए और वहाँ मतलब कि गेट पर ही कोई गार्ड बैठा हुआ है और आप ऐसे स्टेशन पे जाओ, स्टेशन पे जब जाओगे, एयरपोर्ट पे चले जाओ और तुम टिकट करा रखे हो, तुम्हारे साथ कोई है वो टिकट नहीं कराया, तुमको जाना है भाई, पार करना है, तो वहाँ पे एक गार्ड रहेगा, कहेगा कि भाई तुम अपना आधार कार्ड दिखाओ। तो आधार कार्ड दिखाओगे तो जाने देगा, नहीं दिखाओगे तो तुमको समझेगा कि तो टेररिस्ट है, अच्छा है कुछ और है, इसको हम जाने नहीं देंगे। समझ में? डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा तभी ना जाने देगा। तो ऐसे ही कुछ ये भी है। ये ना मतलब कि चीज़ों को जो कोशिका के पास जो फ़ायदेमंद वाला चीज़ होगा, जैसे कोशिका के कुछ ऐसा चीज़ आया, जैसे तुमको प्यास लगा, तुमने पानी पिया, और पानी जब पिए तो कोशिका के अंदर अगर पानी की कमी हो गई है तो पानी वहाँ पहुँचेगा। अब कोशिका झिल्ली सोचेगा यार इसको जाने दे कि ना जाने दे, तो कोशिका के लिए फ़ायदा वाला चीज़ है कि नुकसान वाला? फ़ायदा वाला। तो कोशिका अपने आप उस पानी को अपने से होते हुए क्या होगा, जाने देगा। ऐसा नहीं कि फट जाएगा, फटेगा नहीं, लेकिन जाने देगा, रास्ता दे देगा जाने का, और फिर बंद हो जाएगा। तो हम इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, अर्ध मतलब आधा, पूरा नहीं, पारगम्य। मतलब ये डिसाइड करता है कि कौन सा चीज़ अंदर जाएगा और कौन सा चीज़ अंदर से बाहर आएगा। आया समझ में? ये डिसीजन लेता है और ये अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है। आपसे पूछ सकता है कि भाई कोशिका में कोई चीज़ बाहर या अंदर आ जा सके, इसका निर्णय कौन करता है? कोशिका झिल्ली करता है। अब कोई वायरस आया, अब तुमको हो गया भाई कोरोना, कोरोना का मतलब जो वायरस है तुम्हारे शरीर में गया, तो वो किसके पास जाएगा? कोशिका के पास। कोशिका झिल्ली उसको जानने देगा? अरे भाई नहीं जाने देंगे। और उसमें सबसे जो बरियार कोशिका है वो कौन है हम लोग के पास? तो हम लोग का शरीर में खून होता है दो किस्म का, एगो उजला वाला खून होता है, एगो सफ़ेद लाल वाला। तो लाल वाला को ना रेड ब्लड सेल बोलते हैं, है ना, आरबीसी। और जो वाइट कलर का होता है ना WBC बोलते हैं, वो भी तुम्हारा कोशिका ही तो है। WBC वो भी कोशिका है ना। WBC के अलावा रेड RBC जो है वो भी कोशिका है। तो WBC बहुत खतरनाक चीज़ है और हम लोग के लिए, देश के लिए, एक देश नहीं, जैसे देश के लिए सेना होता है ना, आर्मी, वैसे हमारे शरीर में जो आर्मी है ना, मेन आर्मी का जो काम कर रहा है, हमारे पूरे शरीर की रक्षा जो कर रहा है, वो वाइट ब्लड सेल है, मतलब WBC है। वो किसी को जल्दी अंदर आने नहीं देता है, लगेगा लड़ने। अब जैसे सोचो तुम कोरोना का सुई लिए होगे अगर, या इन फ्यूचर लोगे, तुम्हें ऐसा नहीं लगा कभी कि बुखार जैसा फील हुआ हो, या तुम्हारे घर का कोई लिया हो उसे बुखार हुआ हो? पता है क्यों हुआ ऐसा? कारण ये है कि जब आप उसका सुई लिए, तो सुई लेने से तुम्हारे शरीर में जब वो चीज़ गया तो वो तो पूरे शरीर में फैलना चाहेगा, तुम्हारे शरीर की रक्षा, वो तो डाला गया तुम्हारे शरीर की रक्षा के लिए कि भाई वो रहेगा, तो जब भी कोई सेल आएगा नया कोरोना का, तो वो दोनों लड़के उसको भगाने का काम करेंगे। ये गया, अब वाइट ब्लड सेल के पास ये गया, जो तुम सुई लिए हो वो गया उसके पास। अब वाइट ब्लड सेल तो उसको पहचानता नहीं ना कि तुम कौन हो। जब वो गया तो वाइट ब्लड सेल पूछा कि भाई तू कहाँ आ रहा है इधर? वो तो आने नहीं दे रहा। किसको नहीं आने दे रहा? सुई जो हम लोग लिए हैं, वो जो एंटीडोट बोला जाता है उसको। तो जो हम एंटीडोट यानी उसको वैक्सीन भी बोल सकते हैं, तो जो आप वैक्सीन लिए उसको वाइट ब्लड सेल आने नहीं दे रहा है। तो अब बताओ, ये कह रहा कि हम तो आएंगे। क्यों आएंगे भाई? क्योंकि यार तुम्हारी रक्षा के लिए ही तो आए हैं।
और ये कह रहा है कि हम कैसे मान लें कि तुम हमारी रक्षा के लिए आ रहे हो। और ये सब में लड़ाई शुरू हो जाएगा। किस में झगड़ा होगा? वाइट ब्लड सेल और वैक्सीन में। जब लड़ाई होगा तो सोचो, जाहिर सी बात है कि दो चीज़ें टकराती हैं तो गर्मी उत्पन्न होता है। तो ये दोनों में जब लड़ाई होगा ना तो हमारे पूरे शरीर में गर्मी उत्पन्न होगा, तो उसी को बुखार कहते हैं। समझ में आया? तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा? बुखार। लड़ाई जब तक होती रहेगी, जब तक ये दोनों एक दूसरे को समझ नहीं लेते कि यार ये मेरे रक्षा के लिए, जब ये दोनों में समझा समझी हो जाएगा कि यार ये मेरे रक्षा के लिए, चल ठीक है रह जा तू, है ना, अब तब सब ठंडा, बुखार खत्म। इसलिए अच्छा अब सोचो किसी को बुखार नहीं हुआ तो बताओ उसमें क्या होगा? उसका वाइट ब्लड सेल जो है ना वो बेवकूफ़ है। वो इसलिए बेवकूफ़ है क्योंकि वो तो गया और वाइट ब्लड सेल पूछा भी नहीं कि तुम किस लिए आओ रहो, कोई बात नहीं। इस तरह से किसी भी वायरस को बैठा लेगा वो। जब वाइट ब्लड सेल को जो है वो वैक्सीन को बैठा ले रहा है तो किसी और को भी बैठा सकता है, तो वो आदमी की तबीयत खराब बहुत जल्दी हो सकती है। समझ में आया? तो इसलिए बुखार होना अच्छा है कि बुरा है? हाँ अच्छा है। अगर आप वैक्सीन ले रहे हो और बुखार नहीं आया तो समझ लो तुम्हारा वैक्सीन जो है ओरिजिनल नहीं है, या फिर ये समझ लो कि तुम्हारा WBC ओरिजिनल नहीं है, खराब है, खराब है। चलो ये बात समझ में आया ना? चलो तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसके आगे और डिटेल में समझेंगे। समझिए, कोशिका झिल्ली जो होती है वो क्या होती है? अर्धपारगम्य होती है। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना? अच्छा नेक्स्ट है कि कोशिका के अंदर कौन सा पदार्थ अंदर जाएगा और कौन सा बाहर आएगा, इसका निर्णय भी कौन लेता है? कोशिका झिल्ली। अभी हमने बताया आपको। तीसरा बात, कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। मैंने अभी बताया प्रोटीन और लिपिड से बना होता है, जिसके कारण कोशिका झिल्ली बहुत मुलायम होती है और लचीली होती है। समझ में आया? लचीली का मतलब अगर दाबोगे ना तो फूटेगा नहीं, लचीला जैसा हो जाएगा। पूरा जोर से दाब दोगे तब फूट जाएगा। हाँ तो ये कौन सा सर है रे नालायक, ये क्या कर रहा है फुचका जैसा फालतू इंसान। चलो ठीक है, अब जीव इतना बा दे रहा है। इट्स ओके, सो सी हियर, मोस्ट वेलकम। अब क्वेश्चन है कि अभी एग्जाम में आपका ये सवाल आ जाए, कोशिका झिल्ली का कार्य बताओ, कार्य समझाएं। तो भाई कोशिका झिल्ली क्या क्या करता है? तो आपने देखा कि कौन सा पदार्थ कोशिका के अंदर जाएगा, कौन सा आएगा, इसका निर्णय लेता है कौन? कोशिका झिल्ली। तो हम ये बोल सकते हैं कि पदार्थों का परिवहन मतलब आना जाना, परिवहन मतलब आना जाना, ठीक है। पदार्थों का परिवहन पर नियंत्रण कौन करता है? कोशिका झिल्ली। तो पहला काम होगा पदार्थों के परिवहन पर नियंत्रण। अनियंत्रण, नियंत्रण कौन आएगा कौन जाएगा। दूसरा कार्य क्या होगा? कोशिका के अंदर के पदार्थों को यांत्रिक सहायता। अब यांत्रिक सहायता क्या होता है ये समझते हैं। यांत्रिक सहायता का मतलब हुआ कि अगर कोशिका झिल्ली चारों तरफ से बंद है और उसके अंदर बहुत सारे सामान हैं, ठीक है, तो वो बहुत सारा सामान जो है वो बाहर तब निकल के फैल सकता है, छिटा सकता है जब वो फट जाए, कोशिका झिल्ली फट जाए। इस तरह से तो नहीं निकलेगा। अभी आप ऐसे समझो कि आप अपने बैग में बहुत सारी चीज़ें रखे हुए हो, या आप अपने पॉकेट में बहुत सारा चीज़ रखे हुए हो, या कोई भी चीज़, तो अगर वो फट जाता है या आवश्यकता से, आप झोला ही ले लीजिए, मान लीजिए कि झोला में कुछ सामान रखे हुए हो और उसको टांग दिए आपने साइकिल में, और झोला में इतना ज़्यादा सामान है, इतना ज़्यादा सामान है कि कुछ दूर तक चलने के बाद वो झोला फट गया। लेकिन जब तक झोला है तब तक सामान की रक्षा कौन कर रहा है? झोला। समझ में आया? तो इस तरह की मदद को हम यांत्रिक मदद कहते हैं। यांत्रिक मदद करना मतलब कि उसको बिखरने से बचाना। तो कोशिका के अंदर जो भी चीज़ें पाई जा रही हैं उन सब की रक्षा कौन कर रहा है बाहर निकलने से? कोशिका झिल्ली। तो क्या इसे आप यांत्रिक मदद बोल सकते हो? तो हम बोल सकते हैं कि कोशिका के अंदर के पदार्थों को यांत्रिक सहायता कौन करता है? कोशिका झिल्ली। बोलो ये बात समझ में आया? तो दो कार्य आपने सीख लिया। पहला कार्य पदार्थों का परिवहन करता है, परिवहन का निर्णय करता है कौन? कोशिका झिल्ली। दूसरा चीज यांत्रिक सहायता प्रदान करता है अंदर के पदार्थों को कौन? तो कोशिका झिल्ली। ठीक है,
अभी तीसरा क्या है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना, बाहर की चीज़ों से भी बचाता है। अंदर के चीज़ों को तो बचाता ही है, बाहर के चीज़ों से भी बचाता है भाई। कोई वायरस आया नहीं जाने देंगे, कोई दूसरा अच्छा चीज़ आ गया वो चलो भाई चलो अच्छी बात है, तो मतलब कि ये सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर हुआ? कोशिका अपने अंदर के चीज़ों का। तीसरा, कोशिका को आकार प्रदान करता है। कोशिका का आकार गोलाकार होता है ऐसा हम बोलते हैं, पर वो कोशिका झिल्ली ही ना होती तब तो ऐसे ही लेदरे फिदरे जैसे फैला हुआ रहता। कोई आकार होता क्या उसका? नहीं। तो कोशिका का आकार किस पे डिपेंड है? कोशिका झिल्ली पे। आया समझ में? तो कोशिका को आकार प्रदान करने वाला कोशिका झिल्ली। यहाँ तक बातें सबको क्लियर हुई कि नहीं? बैठ गया ना? एकदम बैठना चाहिए। हाँ एकदम। अब घर पे जाके इसको और रिवीजन कर लेना बढ़िया से। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है कोशिका भित्ति। ये क्या चीज़ होता है इसे एकदम बढ़िया से समझेंगे। तो मैंने बोला कि हमारे शरीर में जो चल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, उनमें जो कोशिका पाया जाता है हम उसे जंतु कोशिका बोलते हैं, और उसमें पाया जाता है सबसे पहला परत जिसे हम कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। बट आप पेड़ पौधों में चले जाओ तो पेड़ पौधों में हमारे शरीर जैसा मुलायम शरीर उनका होता है क्या? अगर हम आपके गाल पे मार देंगे तो गाल आपका पचक के फिर उसी जगह पे आ जाएगा। ये बचवा लाल कह रहा है तो फिर लाल भी होगा नालायक, पहले लाल होगा, घरे जाएगा तो घरे जात जात तक करिया हो जाएगा, समझ गया? फिर बाद में नॉर्मल होगा। तो कहने का मतलब है तुम्हारा फूलेगा, तुमको मारेंगे तो ठीक है, ओके। तो हम लोग का जो शरीर है तनी सहज की दबा दिए तो दब गया, फिर अपने जगह पे आ गया, है ना? पेटवा पर दबा दिए, पेटवा दबा गया, जहाँ दबा दे रहे हैं दब क्या फिर फूल जा रहा है। हम लोगों जैसा शरीर जैसा क्या पेड़ का होता है? पेड़ का गाल खींच के देखे हो कभी? पेड़ का गाल खींचो, खिंचा जाएगा? पेड़ का गाल नहीं खिंचाने वाला, क्योंकि भाई उसका जो कोशिका है ना काफ़ी बरियार है। किस वजह से बरियार है वो समझते हैं। तो उसमें भी बहुत सारे कोशिकाएं पाई जा रही हैं। पर जिस तरह से आप सुने होंगे कि महाभारत में कर्ण का जब जन्म हुआ था तो कर्ण के शरीर पर एक कवच था, है ना? जो तीर धनुष तीर वगैरह चलता था तो वो बच जाते थे, उससे शरीर में ही था। कुछ ऐसा ही कवच होता है इनके पास। पेड़ पौधे देखो, ईश्वर ने कितना गजब का वरदान दिया है। किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं किया है। हम लोग को बोलने के लिए दे दिया जबान, दिमाग दे दिया, ठीक है, लेकिन हम लोग का कोशिका कमज़ोर बना दिया, है ना? कोशिका झिल्ली हमारे पास है केवल, लेकिन पेड़ पौधों के पास बेचारे बोल तो नहीं सकते, लेकिन उनके ऊपर एक और झिल्ली बना दिया बरियार वाला, है ना? जिसको जैसे वो बरियार है पूरा, तो उनके ऊपर एक और लेयर पाया जाता है और वो लेयर थोड़ा बरियार होता है, इसीलिए उसका गाल लमरा नहीं सकते तुम, समझ में? वो जो लेयर पाया जाता है ना उसी का नाम क्या है? कोशिका भित्ति। मतलब कोशिका झिल्ली के ऊपर एक कवर है और वो कवर को हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं। ये किस चीज़ से बना होता है? तो सेलुलोज से बना होता है। अब सोच रहे हो यार सेलुलोज क्या होता है? जो चीज़ तुम्हें ना पचे, खाओ और ना पचे, वो सेलुलोज है। जैसे आप पेड़ पौधा का ऊपर वाला जो छाल है ना, वो खाए हो कभी? पत्ता खा लो। पत्ता? ऊपर वाला जो छाल होता है ना, मतलब वो सेलुलोज होता है, वो पचेगा नहीं तुमको। लेकिन आप आलू खाओ, आलू का सब्जी खाओ, वो पच जाएगा। तो ऐसे समझो, आलू तो पेड़ पौधों से ही आता है, पौधे से ही आता है, पर आलू में जो चीज़ पाया जाता है उसे हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है? हाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वो अलग अलग किस्म के होते हैं। एक मोनोसैकेराइड होता है, एक डाइसैकेराइड होता है, एक पॉलीसैकेराइड होता है, फिर सेलुलोज होता है, ऐसे बहुत सारे। हम लोग आगे ना इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल ये समझ लो कि सेलुलोज जो है कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है जो हम लोग खाते हैं तो वो पचता नहीं है, समझ में आया? नुकसान कर जाता है। तो ऐसी चीज़ें हम खाएंगे ही क्यों भाई? तो आए जानवर खाते हैं, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा था कि झिल्ली के ऊपर, कोशिका झिल्ली के ऊपर एक क्या है? परत पाई जाती है जो किस चीज़ से बनी होती है? सेलुलोज से बना होता है, और इसी परत का नाम कोशिका भित्ति है। और ये कैसा होता है? पारगम्य होता है। पारगम्य होने का मतलब हुआ कि इसमें आर पार बड़े आराम से हो सकता है, ठीक है? आर पार कोई भी चीज़ का आना जाना, किसी भी चीज़ का। तुम पानी फेंक दो उस पर, पेड़ पे पानी फेंक दोगे ना, तो पानी जब जैसे ही फेंकोगे तो पानी
जो होगा पेड़ के अंदर तक चला जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? होता है। आप किसी लकड़ी पे ही पानी गिरा दो तो लकड़ी के कुछ अंदर पार्ट तक पानी अंदर तक चला जाता है, कुछ अंदर तक, पूरा नहीं जाता पर चला जाता है। ऐसा हम लोग के शरीर पे है क्या कि पानी डाल दे तो अंदर तक पानी चला जाए? मेरे को पानी पीना है, हाथ ऐसे पानी में कर दो, पी लोगे क्या? हो जाएगा ऐसा? बोलो, पानी तो मुंह से ही पीना पड़ेगा रे। लेकिन पेड़ पौधों का क्या है, किधर भी पानी फेंक दो उनको मिल जाता है। तो ऐसा है कि वो पारगम्य है, उनकी कोशिका भित्ति पारगम्य होता है। सो आपको क्लियर हो गया होगा कि कोशिका भित्ति क्या होता है। काफ़ी बड़ियार होता है, सेल्यूलोज से बना होता है। क्या कोशिका भित्ति हमारे शरीर में है? तो आपके एग्जाम में पूछता है कि कोशिका भित्ति पाया जाता है ऑप्शन ए पादप कोशिका में, ऑप्शन बी जंतु कोशिका में, ऑप्शन सी इनमें दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो आंसर क्या होगा? पादप कोशिका। याद रहेगा, पादप लास्ट में प होगा, नालायक कहीं का, पापा प, बेशरम कहीं का। आदमी है कि जनरेटर है बताओ? समझ गया? अब ये देखो, एक सेल दिखाएं तुमको, ये सेल में ये लास्ट वाला कोड देख रहे हो, ये रहा कवच इसका, और इसके बाद वाला जो लेयर है ना वो वाला है जो हम लोग के पास भी है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा परत हो जाता है। क्लियर हुआ सबको? आइए आगे। हम लोग का झिल्ली करिया का है नहीं, हरियाणा का है। देखिए धनकाव मत हमर समझ में न है। कौन सा बोल रहे बोलो? हम लोग हो गए, चिन्ह गया। अभी अंदर वाले की बात नहीं कर रहे हैं। अंदर हम लोग सारी चीज़ों अभी पढ़ना ही शुरू किए हैं। कोशिकांग मतलब कोशिका के सारे अंगों को पढ़ेंगे। तो अभी बाहर से शुरू किए हैं, धीरे धीरे अंदर तक पहुँचेंगे। अभी हम लोग कोशिका भित्ति देख लिए। नेक्स्ट है, समझते हैं कोशिका भित्ति का क्या कार्य हो सकता है। जैसे कोशिका झिल्ली का भी कार्य था, वैसे कोशिका भित्ति का कार्य। कोशिका भित्ति क्या करती है? सबसे पहला काम कि कोशिका को सुरक्षा देती है। मतलब जो अंदर की कोशिका है ना उसको सुरक्षा तो भाई यही दे रहा है, एकदम चारों तरफ से कवर्ड है। समझ में आया? दूसरा बात कि कोशिका झिल्ली की भी सुरक्षा करता है। मतलब कि ये कोशिका का तो सुरक्षा, मतलब अंदर का जो कोशिका ये सारा मटेरियल उसकी रक्षा तो कर ही रहा है, पर उसके ऊपर जो कोशिका झिल्ली है ना उसका भी रक्षा ये भी कर रहा है। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली की भी रक्षा करता है और अंदर के सारी चीज़ों की भी रक्षा करता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कोशिका झिल्ली जो है वो कोशिका झिल्ली की भी रक्षा कौन करता है? कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली की भी सुरक्षा करता है कौन? कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है यांत्रिक सहायता। भाई यांत्रिक सहायता क्या होता है? अभी बोले हैं यांत्रिक सहायता बाहर की चीज़ों से बचाना, बाहर की चीज़ों से बचाना, यांत्रिक सहायता। बात समझ में आया? अब जैसे मान के चलो कि तुम्हारा झगड़ा हो गया किसी से, हाँ फटाफटी जो भी है, तो जिससे तुमको झगड़ा है वो तुमको मुके लाते मुके मार रहा है। हाँ जैसे झोटा नोच रहा है, कुछ भी कर रहा है। तले तुम्हारा एक दोस्त आया, मतलब चल तो तनी देखा तनी का कर लेते तोरा के, आ गइलक एकदम सामने, कहा रे तनी छू के देखा होते के, जैसे छुए गया तले हेंगा हाथों पकड़ लिया, अब तनी छू के देखा क्या करोगे? तो फिर दूसर का हाथ धराया तो दुम नचा के धक्का फेंक दिया उधर। तो बोलो यांत्रिक सहायता कौन किया? तुम्हारा दोस्त हेल्प किया, छूने नहीं दे रहा है ना। लेकिन आजकल के डेट में ऐसे दोस्त मिलते नहीं हैं। कहेगा कि तेरी छू के देखा होता तो वो छू दिया, और छू तो दे ले, अब मार के देखा होता एक फट मारियो देगा, एक फट तो मार दे, अब 2 फट मार के देखा, 2 फट मार देगा। तो ये सब होते जाएगा, ये और मजा लेगा सब कि चल मार मार और मार। ऐसा दोस्त नहीं, ऐसा दोस्त मिल सकता है। ठीक है, मिला है ना? बिल्कुल। तो यांत्रिक सहायता मदद करने वाले बहुत कम स्टूडेंट मिलते हैं, सॉरी दोस्त मिलते हैं। आप लोगों को समझ में आया ये बात? नेक्स्ट है कि कोशिका को सूखने से बचाता है, बचाने का कार्य करता है। भाई हम लोग धूप में चले जाएं, मज़ा आ जाएगा एकदम। 1 घंटा कहें कि चलो धूप में पढ़ा जाए, मैं छाँव में बैठूंगा, तुम सब धूप में बैठोगे, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? बहुत, इसको बहुत बुरा लगेगा कि सबको बुरा लगेगा। हम लोग को विटामिन डी मिलेगा। तुमको विटामिन डी इतना ज़्यादा मिल जाएगा ना कि बाकी सारा विटामिन कम हो जाएगा, है ना? बचेगा नहीं। अभी बताओ धूप में जाओगे तो तुमको तो मतलब शरीर पूरा जलने लगेगा ऐसे करके 1 घंटा तक। अच्छा, और ये पेड़ पौधों का क्या? ये तो दिन भर धूप में ही रहते हैं, पर इनका कुछ होता है? इनकी सुरक्षा कौन कर रहा है? कोशिका भित्ति। कि तू देखते हैं तू क्या कर लेता है भाई, आएगा रिफ्लेक्ट करेगा सब। समझ में आया?
उनका चेहरा देखे हो पेड़ पौधे का कैसा होता है? हरा होता है भाई। छाल वाला पार्ट नहीं देखे हो, काला काला, वही हाल तेरा भी होगा। धूप में जाए, किसी का लाल भी होता है, किसी का काला भी होता है, मतलब ब्राउन भी होता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट है, तो क्या है भाई, सूखने से बचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, कोशिका को कठोरता प्रदान करता है। मतलब कोशिका झिल्ली तो मतलब लचीली होती ही है, बट इनको कठोरता प्रदान कौन करता है? कोशिका भित्ति। ये बात समझ में आ गया? प्रदान कौन करता है? कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। तो मैंने बोला था भाई, केंद्रक को अगर छोड़ दो, आप चले जाओ कोशिका के अंदर, और कोशिका के अंदर जा करके मतलब झिल्ली को छोड़ दो, केंद्रक को छोड़ दो, तो उसके बाहर कुछ लिक्विड मिलेंगे, है ना, कुछ द्रव मिलेंगे। उस द्रव में पानी भी रहता है, बट पानी जो है वो H और O से, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। तो इसे आप कार्बनिक बोलोगे कि अकार्बनिक बोलोगे? नहीं लाल, ध्यान से सुनो, गड़बड़ाओ नहीं, फंस जाओगे इसी में। H2O कार्बनिक है कि अकार्बनिक? थिंक अबाउट। ये कार्बनिक है कि अकार्बनिक? बहुत सिंपल है यार, कार्बन हो तो कार्बनिक, कार्बन ना हो तो अकार्बनिक। समझ में आया? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन है इसमें कहीं? नहीं है। कार्बन के लिए सी, तो ये अकार्बनिक पदार्थ हुआ। कार्बनिक पदार्थ का मतलब वो उसमें कार्बन होना चाहिए। समझ में आया? जैसे प्रोटीन क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। तो आपको याद रखना है कि केंद्रक को छोड़कर और झिल्ली के अंदर कुछ द्रव पाए जाते हैं, और वो द्रव जो होते हैं वो कार्बनिक एवं क्या होते हैं? अकार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना हुआ होता है, और उसी द्रव को हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। तो आपसे पूछा जाए भाई कोशिका द्रव क्या होता है, तो सीधे सीधे केंद्रक को छोड़कर कोशिका के अंदर पाए जाने वाले वैसे द्रव जो कार्बन और अकार्बन, मतलब कार्बनिक और अकार्बनिक होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए केंद्रिका द्रव क्या है भाई, तो सेम डेफिनेशन। आप केंद्रक में चले जाओ अंदर, तो उसमें भी एक विशेष प्रकार का लिक्विड पाया जाता है, द्रव पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं? केंद्रिका द्रव कहते हैं। अब हाँ, और इन दोनों द्रवों को मिला दो तो नाम क्या हो जाएगा? जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म। केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव के सम्मिलित रूप को जीव द्रव कहते हैं। यह गाढ़ा होता है, साथ ही पारभासी होता है और चिपचिपा होता है। पारभासी समझते हो? धुंधला जो दिखे, जैसे अगर मैं कहूँ कि तुम एक कांच ले लो और कांच को घिस दो, तो आर पार का आदमी कैसा दिखेगा? धुंधला। तो उसी को पारभासी कहेंगे, ठीक है। और साफ दिखे तो पारभासी नहीं, उसको बोलेंगे पारदर्शी, ठीक है। सो वो ये कैसा लिक्विड होता है भाई? गाढ़ा होता है, पारभासी भी होता है और चिपचिपा भी होता है। हाँ, यानी कि लिपिड, राइट। तो इस तरह से कोशिका द्रव के सम्मिलित, केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव के सम्मिलित रूप को हम लोग जीव द्रव्य कहेंगे। आइए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। ये किसी को जल्दी समझ में नहीं आता, बट मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ जाओ, अच्छे से समझना। मैं अगर ये कहूँ कि हम लोग के शरीर का जो ढांचा है, मैं खड़ा हो पा रहा हूँ, अपने हाथों को इधर मूव कर पा रहा हूँ, अगर हमारे शरीर में हड्डी ना होती तो ऐसा हम कर पाते? नहीं कर पाते। इस घर में अगर ये दीवार ना होती तो क्या ये छत अड़ पाता? नहीं। तो कहने का मतलब किसी भी चीज़ को खड़ा रहने के लिए, चलने फिरने के लिए, उसके शरीर के अंदर एक ऐसा ढांचा ज़रूरी है जिसके वजह से वो खड़ा रह पाए। अगर किसी आदमी के शरीर से हड्डी ही हटा दिया जाए तो आदमी का क्या होगा? हैंगा फैल जाएगा लिक्विड, हैंगा हाथ से उठा देगा आदमी को। उसका क्या हाल है भाई? ठीक है, मेरे को छोड़ना मत, मैं गिर जाऊंगा। अगर ऐसा होता आदमी, कोई ऐसा इंसान होता जिसके अंदर हड्डी ना हो, तो कैसे चलता? बोलो, एक सूट मारते, ढिमलाते हुए, लहराते हुए चलता एकदम, है ना। उसको एक झोला में कस लेते भाई, होता कि नहीं ऐसा? पर हाँ, हो सकता है कि नहीं हो। हड्डी अगर हटा दे तो भाई, हड्डी हटा दे तो आदमी तो मर ही जाएगा। तो सोचो कोई ऐसा आदमी रहता तो, सपोज दैट कोई एलियन आ जाए यहाँ पे,
और उनके पास क्या है, हड्डी नहीं होता हो, तो वो आ जाए तो भाई पृथ्वी पे ऐसा कुछ है कि नहीं जिसके पास हड्डी ही ना हो? जीव में, आदमी छोड़ के, जानवर में, कबूतर यार कबूतर में हड्डी ना हो ले। चलो ठीक है, होता है। जोंक देख ले बारे, जोंक ना हो ले, नहीं होता है जोंक में। जोंक में हड्डी होता है, उसमें हड्डी ले भाई, ये एगो दिमाग से काम कर 32 गो दिमाग तो साइंटिस्ट हो से एक से हैं, खोजो कैले बहुत है ना, ठीक है, अच्छा है, वेरी नाइस, गुड। चलो अभी देखो मेरा, तो भाई एंडोप्लाज्मिक को समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी मतलब कोई भी एक जीवन है, अगर प्राण है किसी चीज़ में, तो उसके अंदर एक ढांचा होता है खड़ा रहने के लिए। अच्छा अब सोचो, कोशिका गोल होता है, कोशिका अगर गोल होता है तो उसमें अगर कोई हड्डी वगैरह इस टाइप का कोई चीज़ नहीं है तो कोशिका गोल होता, ऐसे लोथ जैसा गिरा रहता है ना, हैंगा उठाते तो कपड़ा लेखा उठ जाता है, हैंगा छोड़ देते तो हैंगा पड़ जाता है, होता कि नहीं? और हमारे शरीर में भी ऐसा ही कुछ रहता, हैंगा सो जाते तो अंदर का जो दिल है वो नीचे धंस जाता है, हैंगा आँख करते तो आँख हैंगा करते तो आँख नीचे डुगरा के भीतर ऐसे डुगराते हुए चलते जाता। भाई किसी से बोलते कि भाई मेरा आँख है तरह से बचा के, मेरा आँख दे दो मेरे को, फिर आँख लेके आँख भी लगाते, ऐसा होता, पर ऐसा नहीं। ऐसा अगर होता तो इसी तरह से अगर हम कोशिका की बात करें, हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता। जिस दिन तुम बुढ़े होगे तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, तुम बुढ़े हो जाओगे तो वैसे आँख करना, तुम्हारा आँख हाथ में आ जाएगा। चलो आइए देखो, अंतः प्रद्रव्य जालिका, अब इसका मतलब क्या हुआ? कोशिका के अंदर कंकाल का कार्य करने वाला अंतः प्रद्रव्य जालिका कहलाता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर एक कंकाल है, किसका कंकाल? हड्डी का कंकाल। वो कंकाल अगर है तो हम हाथ को इधर उधर कर पाते हैं, किसी को झापर मार पाते हैं, फैट मार पाते हैं। सोचो हड्डी ना होता तो झापर कैसे मारते हैं? ऐसे मारते, उसको चोट ही नहीं लगता, कहता कि एक दान और मार है? पर कहने का मतलब है कि हड्डी कंकाल है, वैसे ही कोशिका के अंदर भी एक कंकाल होता है। और वो अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो हड्डी से बना होता है, बट कंकाल जैसा होता है, अगर वो ना रहे तो कोशिका गोल नहीं हो पाएगा, ऐसे चिपका हुआ रहेगा, है ना। तो वो कंकाल जैसा जो रचना होता है ना, उसी कंकाल को ही हम क्या कहते हैं? अंतः प्रद्रव्य जालिका। इंग्लिश ज़्यादा याद रखिएगा इस वर्ड का, क्योंकि हिंदी याद बहुत मुश्किल से रहता है। शॉर्टकट में ER बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो कहीं कहीं हिंदी अगर ज़्यादा डिफिकल्ट होगा तो उसको छोड़ देना, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका केवल क्या याद करना है? इंग्लिश, ठीक है। किताब में भी अगर आपको एग्जाम में भी अगर आपको लिखना हुआ तो इंग्लिश वर्ड ही यूज करेंगे। जहाँ हार्ड लगे हिंदी, वहाँ इंग्लिश यूज करेंगे, जहाँ इंग्लिश हार्ड रखे वहाँ पे हिंदी यूज करेंगे। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER बोलते हैं, और कंकाल जैसा जो होता है कोशिका में, वो देखो कैसा। अभी हम लोग कोशिका के अंदर आ चुके हैं, कोशिका के अंदर आ चुके हैं, और कोशिका के अंदर कुछ इस टाइप का ढांचा पाया जाता है, इस टाइप का, ठीक है। अब इस टाइप के ढांचे में आप एक बात को समझो भाई, इस टाइप के ढांचे में आप देख पा रहे हो, ये लग रहा है ना कंकाल जैसा ऐसा उठा हुआ है ना। और ये जो आप लेयर देख पा रहे हो, इस टाइप का ढांचा देख पा रहे हो, इनमें कुछ कुछ पीला कलर का चिपका हुआ चीज़ नज़र आ रहा है आपको। तो आप देखो, एक तरफ पीला कलर का ऐसा चिपका हुआ है ना, और एक तरफ एकदम क्लीन है। मैं कहूँ कि ये 2 बेंच हैं, इधर भी 2 बेंच हैं, इन दोनों बेंच पे ना बहुत सारे धूल मिट्टी थूक सब पड़ा हुआ है ना। मैं कहा कि भाई इस पे ही बैठना है तुम लोगों को, तो तुम लोग क्या कहोगे? इससे अच्छा पढ़वे ना करेंगे, जाता नहीं हो। हाँ, एक कौन बैठ जाएगा? लेकिन इधर खूब प्लेन, खूब सुंदर, महक भी बहुत अच्छा आ रहा है, और एकदम अच्छा है, तो मतलब क्या करोगे? सीट इधर ही छेकना चाहोगे? मैं इसको रफ एरिया बोल सकता हूँ, इसको स्मूथ एरिया बोल सकता हूँ, तो इधर का स्मूथ एरिया, और ये क्या हो गया? रफ एरिया। समझ में आया? तो हमारे कोशिका झिल्ली के अंदर जो ये ER पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो पाया जाता है, इसमें एक एरिया रफ होता है, गंदा होता है,
भाई किससे गंदा होता है? तो ये पीले कलर जो चिपके पड़े हैं ना, इनसे। और इनको हम ना राइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोसोम चिपके पड़े होते हैं गोल गोल ऐसे करके, इसमें चिपके रहते हैं, और कुछ एरिया इनसे खाली रहता है, तो इनको हम स्मूथ एरिया बोल सकते हैं। और ये कौन सा एरिया है भाई? रफ। बट इन सबको हम एंडोप्लाज्मिक बोलते हैं क्योंकि ये कंकाल की तरह है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ये सब है, पर एक एरिया रफ है तो एक एरिया क्या है? स्मूथ है। स्मूथ है। तो पूरा नाम क्या होगा भाई? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। और एक एरिया जो होगा स्मूथ, उसका क्या नाम होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। समझ में आया? तो आपसे पूछा जाए ER कितने टाइप का? दो। कौन कौन? SER और RER। समझ में आया? एक स्मूथ होता है मतलब चिकना, और एक रफ मतलब कि खुरदरा। हिंदी बोल सकते हो अगर समझ में आए तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। खुरदरा और प्रद्रव्य जालिका। खुरदरा प्रद्रव्य, मेरे को ही दिक्कत हो रहा है तो तेरे को तो और ज़्यादा दिक्कत होगा। तो भाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले। हाँ, RER का कहीं कुछ फुल फॉर्म नहीं समझ में आया तो R से दूसरे कुछ समझ लेगा, I से कुछ दूसरा ही समझ लेगा, R से फिर दूसरा कुछ समझेगा, है ना? इसलिए याद रखना पड़ेगा। S से सुअर समझ लेगा नालायक, ठीक है? स्मूथ होगा। और ये पीला कलर वाला समझ गया ना, राइबोसोम। नेक्स्ट है, अब देखो भाई SER, इसका काम क्या होता है समझो। कोशिका के अंदर ये जो होता है ये क्या करता है? तो क्या डेवलप करने का काम करता है? वसा बनाने का काम करता है ये। मतलब कोई ऐसा चिपचिपा चीज़ बनाने का काम करता है। जैसे आप कोई भी तेलपक चीज़ जो खाते हो ना, उसमें वसा होता है, तो ऐसी चीज़ डेवलप करने का काम कौन करता है? SER। और इस बंदे का काम क्या है भाई? ये ना प्रोटीन बनाने का काम करता है। और प्रोटीन जो होता है वो राइबोसोम में भरा पड़ा रहता है। राइबोसोम जो पीला वाला देखे हो ना वो, तो आप इसे बोल सकते हो कि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन। क्लियर हुआ? अच्छा, अब राइबोसोम क्या होता है? तो राइबोसोम को हम प्रोटीन की क्या बोलते हैं? फैक्ट्री। अब एग्जाम में पूछता है कि कोशिका में यार प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम। ये किस आकार के होते हैं? तो गोलाकार, छोटे छोटे गोलाकार होते हैं। ये कहाँ मतलब चिपके पड़े होते हैं भाई? तो आप क्या बोलोगे? हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपके पड़े रहते हैं, और उसे हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, RER बोलते हैं। अच्छा, एक और बात, हम लोग के पास दिमाग होता है, माइंड होता है? पर कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है ना, उसको हम एक तरह से कोशिका का दिमाग कहते हैं, क्योंकि यह ना सबको काम बताता है। तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये काम करना है, सब। अभी बहुत सारे लोग हैं इसमें। एक तरह से समझो ना कि एक राजा और उसकी प्रजा होती है। जैसे एक देश है, कंट्री है। अगर हमारी कंट्री है, हाँ, जैसे देखो मैं राजा, तुम लोग प्रजा। वारे राजकुमारी एक झापड़ धराएगी ना, सरल रानी है किधर। चलो, राजा और सेनापति, ये तो आतंकवादी लग रहा है। सेनापति कहाँ से लग रहा है? चलो देखो, तो वैसे ही केंद्रक जो होता है ना, वो सबको बताता है कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम कर रहा है भाई। तो ये हो गया दिमाग देने वाला। तो हम लोग इसे बोल सकते हैं, केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहते हैं।